सबको ठगने का काम किया है, चाहे वो नर्मदा के पानी की बात को लेकर के, चाहे ईआरसीपी, इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। इसलिए इनको सबक सिखाने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट 8 का टैग। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। पक्ष विपक्ष एक तरफ एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जन समर्थन अपने पक्ष में करने के लिए जनसभाएं भी कर रहे हैं और अपनी खूबियां और दूसरे पक्ष की खामियां गिनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसानों को खेती की पर्याप्त बिजली देने की मांग रखी। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि पिछले 7 साल से किसानों को 6 घंटे बिजली मिल रही थी, अब किसानों को केवल 4 घंटे बिजली मिल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को बीजेपी के संकल्प पत्र का वादा भी याद दिलाया और कहा कि राजस्थान सरकार ने भी सदन में बाजरे की सरकारी खरीद की बात कही थी, लेकिन सरकार ही अब उस वादे को पूरा नहीं कर पाई। कुल मिलाकर सियासत हाई है, क्योंकि उपचुनाव की घड़ी नजदीक आई है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि परवान पर है उपचुनाव, लेकिन उससे पहले सुनिए पीसीसी चीफ ने क्या कुछ कहा। अब चुनाव परवान चढ़ चुका है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शून्य रहेगी। इनके सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 10 महीने तक सबको ठगने का काम किया है। चाहे वो नर्मदा के पानी की बात को लेकर के, चाहे ईआरसीपी की बात को लेकर के, चाहे 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात को लेकर के, चाहे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की बात को लेकर के, चाहे और कोई दूसरे मुद्दे को लेकर के, महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर के, चाहे जो पेट्रोल हरियाणा के बराबर करने को मुद्दे को लेकर के सारे मुद्दों पे इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। इसलिए इनको सबक सिखाने वाली है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को, सरकार को, राजस्थान सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ही आ रही है इन 7 सीटों पर। बता दें आपको, 4 सीट कांग्रेस के खाते में थी, बीएपी, आरएलपी और बीजेपी के खाते में 1-1 सीट थी। अब चुनावी सीजन आया है, वोटिंग होगी, फिर चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद साफ होगा कि इन 7 सीटों का राजा कौन होगा। उससे पहले सवाल, सुलगते सवाल प्राइम डिबेट के 8 का टैग के, वो सवाल जो रहने वाले हैं हमारी इस चर्चा का आधार। सवाल नंबर 1, चुनावी बेलाई क्या इसलिए नेताजी का पारा हाई? सवाल नंबर 2, सरकार से सवाल, आपने क्या किया था कमाल? सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2, सरकार से सवाल, आपने क्या किया था कमाल? क्योंकि कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई आपने अपने शासन में क्या किया था। सवाल नंबर 3, चुनाव गर्मा गर्म, किसमें कितना है दम? ये वो सवाल जो रहने वाले हमारी इस चर्चा का आधार। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं करवा देता हूं एक एक कर तमाम मेहमानों से। कांग्रेस बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सवाल पूछेंगे और जवाब तो लेकर ही रहेंगे। सीबी यादव साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव साहब, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर 8 का टैग में। सुरेश गर्ग साहब, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर 8 का टैग में।
हर बार की तरह 30-30 सेकंड आप दोनों के पास होंगे अपनी बात रखने के लिए, ओपनिंग कमेंट के लिए। इस बीच कोई किसी को रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई किसी की बात काटेगा नहीं। सबसे पहले सीबी यादव साहब, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार पहले दिन से ही विफल सरकार है और इसका आईना जनता ने करणपुर सीट से ही दे दिया था। ये उसी दिन से प्रदेश की जनता समझ गई थी जिस दिन पर्ची मुख्यमंत्री बनाया गया था। पर्ची मुख्यमंत्री बनना एक बात था, लेकिन उसके बाद में जो अब चीजें सामने आ रही है वो इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी उनमें से एक पूरा नहीं हुआ और झूठ के पुलिंदे पर यह सरकार अब जनता का पूरा विश्वास खो चुकी है और साथ की साथ सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है और डबल इंजन की सरकार की डबल घंटी बजने वाली है। ठीक है सर, टाइम अप। सुरेश गर्ग जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट सर। सुमित भाई, भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीत के आ रही है। जिस तरीके से हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसका कांग्रेस ने भी तारीफ की है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी तारीफ की है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो बहुत अच्छे कैंडिडेट चुन के भेजे हैं, तो उससे यह साबित होता है कि आधा चुनाव तो हम जीत गए हैं। दूसरा, हमारा संगठन, हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ मैनेजमेंट, मंडल अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी इस तरह से मजबूत है कि हम 7 की 7 सीटें जीत के आएंगे। ठीक है, ठीक है सर, 7 की 7 सीटें जीतकर आप आ रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, ये 7 सीटें आप जीतकर वैसे ही आ रहे हैं जैसे लोकसभा की 25 सीटें जीतकर आ रहे थे? देखिए सुमित भाई, मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा की सीटें निश्चित रूप से हम 11 हारे हैं, लेकिन इसके बाद में हरियाणा के रिजल्ट भी आपने देखे होंगे। आपके हर तरीके के लोगों ने, कांग्रेस ने तो कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट भी नहीं आएगी, हम तो 70 सीटें लेके आ रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ? हमारी सरकार आई है, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तीसरी बार इतिहास के अंदर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये हमारा कार्यकर्ता और हमारा मतलब जो राजस्थान के उपचुनाव में, जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान में राजस्थान के उपचुनाव में हरियाणा का असर पड़ेगा, लेकिन राजस्थान के ही लोकसभा चुनाव का असर नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से आप ये देखिए कि हमने 10 महीने के अंदर जो हमने वादे किए, हमारा जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र के 50% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। हमने कहा था कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। हमने कहा था 70 लाख युवा भजन लाल जी को देख रहे हैं, भजन लाल जी पे विश्वास कर रहे हैं, और हमने 190 से ज्यादा जो पेपर लीक माफिया में संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया है। आज हमने 45,000 नौकरियां दे चुके हैं और 90,000 की नियुक्ति पत्र विज्ञप्तियां जारी कर दी है। आज हमारा वादा है कि 4 लाख नियुक्ति हम पूरे 5 साल के अंदर देंगे। हम प्रथम वर्ष के अंदर 1 लाख से ज्यादा की नियुक्ति दे रहे हैं। हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे। राजेश कसेरा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कहा था कि दिन में बिजली, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। राजेश सर, स्वागत है सर आपका भी जी राजस्थान पर 8 का टैग में। सीबी यादव साहब, बीजेपी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, ये कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब। सीबी यादव साहब, आपसे यह सवाल मेरा, 10 महीने में, 11 महीने में आपने ये आकलन भी कर लिया बीजेपी का कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए? सुमित जी, 11 महीने में नहीं, सिर्फ इस सरकार का आकलन शुरू के 20-21 दिन में हो गया था, जब करणपुर की सीट पे चुनाव हुआ था। अब देखिए, संविधान का पूरा उल्लंघन करते हुए चुनाव से पहले किसी को राज्य मंत्री तक बना दिया था उन्होंने। इज्जत दांव पे थी ना। आकलन तो उसी दिन हो गया था। आकलन उसके बाद में तब हो गया था जब 25 की 25 सीट जो है 5 लाख के अंतराल पर जीतने का ये बिल्कुल दावा, मतलब एक तरह से डींगे हाँके यहाँ पे, और प्रदेश की जनता ने दिखा दिया। बात ये नहीं है, देखिए जनता को इतना बेवकूफ और इतना मतलब ऐसे समझ लेना
ये बड़ी गुस्ताखी होती है। किसी को भी इतना वहम नहीं होना चाहिए कि जनता को इतना बेवकूफ बना दिया जाएगा। देखिए ये सुरेश जी गिना रहे थे, मैं कह रहा हूँ एक चीज बता दीजिए जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो इन पे सवाल उठाया है। क्या इन्होंने पड़ोसी राज्यों के बराबर बराबर तेल और डीजल की कीमत करने का वादा इस प्रदेश की जनता से नहीं किया था? इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा दे के विज्ञापनों से किया था। क्या 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि की बात नहीं की थी? अरे क्या सर। कानून व्यवस्था में उन्होंने झूठ और माखोल नहीं उड़ाया था? ये चलिए, मैं ठीक है। एक युवाओं की बात करता हूँ, सुमित जी फिर आप बात कीजिए, युवाओं पे बात आती है। मैं विजय वर्गीय जी से कहता हूँ, एक भी नियुक्ति इन्होंने अपनी सरकार की दी हो, बल्कि कल ही एक वैकेंसी निकाली है स्कूल लेक्चरर की, जो 14-17 हजार पद खाली है। और अरे सिर्फ तो 2 महाराज 11 महीने में सारे वादे पूरे कर दे, आप ये चाह रहे हैं? नहीं आप सरसों उगा रहे हैं हथेली पर, इंतजार तो कीजिए ना। रट्टी पर भी हुआ क्या? आप बता दीजिए कि आप सुमित जी आप भी एक पत्रकार के तौर पर देखते हैं, हाँ। जनता भी देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ना कि आप पत्रकारिता में बताइए ना, ये नहीं कि ये वादा पूरा हो गया। हाँ। आप देखिए एक भी नियुक्ति 11 महीने में ये दी है क्या? आप जो कह रहे हैं एक भी, आप भर्ती परीक्षाओं का ये कह रहे हैं, कितना ढिंढोरा पीटा है इन्होंने। बड़ी मछली बड़ा अजगर बड़ा क्या, इस प्रदेश की जनता को क्या समझ रखा है इन्होंने? आप देखिए एक भी कार्रवाई हुई क्या? आपने 10 से 1 तक की गिनती का के कर्जा माफ करने की बात की थी, हुई कर्जा माफ? आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अपने वादे एक बार आप बता दीजिए आप लोगों ने। सिर्फ जानकारी चाहिए दर्शकों को, भाई जब इंसान एक उंगली उठाता है तो 4 उसकी तरफ होती है ना। तो सिर्फ हमारे दर्शकों को, राजस्थान के आम आवाम को ही बता दीजिए कि आपने जितने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए। मैं आपसे यही कह रहा, मैं यही आप हमारे पे 1 नहीं 4 नहीं बिल्कुल 10 अंगुली उठाइए। हाँ, 11 महीने में आपकी सरकार 2018 में बनी, उसके ठीक 11 महीने बाद तक जरा आकलन करके बताइए कितने वादे पूरे होते। आकलन करके बता रहा हूं, आप बताइए। चिरंजीव जैसी योजना को इन्होंने तो बंद कर दिया ना। दुनिया में WHO ने भी उसको सराहा। इंग्लिश मीडियम स्कूल, किसान आप देखिए सरस डेयरी पे 5 रुपए सब्सिडी देना, गौशालाओं को अनुदान देना, 3.5 लाख नौकरियां देना, सारे काम किए। अब आप जो किसान, हमने जो वादा किया जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था, जो कोऑपरेटिव बैंक, वो हमारे अधिकार से जो राज्य सरकार की जुरिडिक्शन में आता है, हमने वो वादा पहले ही कैबिनेट में किया और किसानों का 19,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। वादा तो हम वही करेंगे ना जो राज्य सरकार के दायरे में आएगा। जो केंद्रीय बैंक जो हमारे दायरे में नहीं है, उसका हम कैसे कर सकते हैं? और उसके लिए हमने बार बार कहा कि आप अंबानी अडानी बाहर किया, करोड़ रुपया माफ कर सकते हो तो किसानों का राइट। कृषि उपकरणों को GST से बाहर करने का वादा, किसानों का कर्जा माफ करने का वादा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, कितने वादे। कौन सा वादा नहीं किया? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया हमने? 2 लाख सुरेश गर्ग जी जवाब दे रहे हैं, सुरेश गर्ग जी। हमने ऐसा नहीं किया, एक भी वादा मैं आपको बता रहा हूं। अब मेरी बात, सुरेश गर्ग जी 11 महीने में कर दिए थे आपने सब। सुनिए सीबी यादव साहब 11 महीने में वादे हो गए थे आपके पूरे। कांग्रेस के देखिए सुमित भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे झूठ बोलते हैं। हाँ। सुमित भाई देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे झूठ बोलते हैं। इन्होंने ये बोला कि साहब हमने, इनके नेता यहाँ पे आए थे 2018 के अंदर, तब इनके नेता ने ये बोला था कि हम 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। 10 दिन छोड़ के 5 साल के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। उसके बदले में 750 किसानों की आत्महत्या कर ली थी और 11,300 किसानों की जमीन कुर्की हो गई थी। इनने 5 साल में 1 रुपए का भी पेट्रोल का भाव कम नहीं किया। हमारी सरकार आते ही हमने गंगानगर के अंदर 7.5 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल के दाम कम किए। जो एक विसंगति पूरे राजस्थान में फैली हुई थी कि जयपुर में पेट्रोल के भाव कम थे, अलग थे, और गंगानगर में अलग थे, हमने उस डिफरेंस को खत्म किया। हमने 450 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, हमने 450 रुपए का सिलेंडर का वादा किया। इन्होंने हरियाणा, इन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के अंदर झूठ बोला था। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने बोला था कि हम वहां पे बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने बोला था कि हम OPS लागू करेंगे, इन्होंने बोला था कि वहां बिजली के दाम कम करेंगे। लेकिन वहां पे हुआ क्या? न तो OPS लागू हुई है, न बिजली के दाम कम हुए, जबकि बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल के दाम वहां पे बढ़ा दिए गए। राजस्थान में 7.5 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल के दाम, लेकिन बावजूद इसके, लेकिन हिमाचल में बढ़ा है। ठीक है सुरेश जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए, सुरेश जी एक सवाल ले लीजिए मेरा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुरेश जी, बावजूद इसके श्री करणपुर सीट आप हार जाते हैं, बावजूद इसके
आप लोकसभा चुनाव में आपका ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है, बावजूद इसके जो 7 सीटें हैं उनमें से 4 पर कांग्रेस काबिज थी, फिर आप किस आत्मविश्वास से कह रहे हैं सर कि 7 सीटों पर परचम लहरा लेंगे आप? हाँ सुमित भाई सुमित भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए कि इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के, पंडित नेहरू के बाद में, ये पहली बार हुआ है। इन्होंने क्या कहा था? वोटिंग परसेंटेज तो कम हुआ ना सर, हमारा गठबंधन में आना पड़ गया ना सर। ये 3 बार के प्रयास में भी 100 भी पार नहीं कर पाए। नहीं, वो बात ठीक है, वो मैं सारी बात मान रहा हूँ आपकी, 100 भी पार नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब तो आत्ममंथन की जरूरत है? 99 जीते या 100 में से 99 जीते। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि राजेश कसेरा जी, में जीते हैं, ठीक है, मैं 543 में, तो वो कैसे? यादव साहब मैं आऊंगा आपके पास। राजेश कसेरा जी को एक बार शामिल कर लूं मैं। राजेश कसेरा जी को टाइम नहीं दिया मैंने। यादव साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेश कसेरा जी को ओपनिंग कमेंट करने दीजिए एक बार। राजेश कसेरा जी, वादे अपने अपने, दावे अपने अपने, दूध का धुला कोई नहीं है। मुझे ये समझाइए सर, लोकसभा चुनाव का असर पड़ेगा उपचुनाव पर, हरियाणा चुनाव का असर पड़ेगा इन उपचुनाव पर, किस चीज का असर आपको नजर आ रहा है इन उपचुनाव पर? बिल्कुल सुमित जी, देखिए वहां की जनता को जनादेश जो देना था वो तो पिछले विधानसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में दे ही चुके। अब ये वो सीटें खाली हुई है जो लोग दो बार जनादेश दे चुके, लेकिन ये लिटमस टेस्ट तो है ना सर, ये बताएगा मदन सिंह राठौड़ की कुव्वत को, ये बताएगा सीएम भजनलाल शर्मा कितना नेतृत्व अपने संगठन को साथ लेकर चल रहे हैं। ये चुनाव ये तो तय करेंगे ना सर? बिल्कुल 100% तय करेंगे सुमित जी, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपने 10-11 महीने का कामकाज यहाँ पर किया है। आप किस दृष्टिकोण के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं उस सबका आकलन यहाँ की जनता करेगी और वो देखेगी, पूछेगी भी सही आपसे सवाल कि आपने जो जो वादे किए थे, जो जो बातें आपने हमारे समक्ष विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान रखी, उस पर, उसकी कसौटी पर आप कितने खरा उतरे, ये तो मुद्दे हैं ही प्रदेश स्तर के। इसके अलावा जो विधानसभा क्षेत्र के जो इश्यूज है जिनको लेकर पिछले प्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतरे थे और वापस उनको मौका मिला है चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने इस दरमियान क्या कुछ किया, क्या वो सरकार से संबंधित लोग हैं, यदि वो कुछ कर पाए तो उन्होंने क्या कुछ वहां उस एरिया के लिए किया, ये सारी चीजें बिल्कुल तय करेगी क्या। और खासकर आपने बिल्कुल सही कहा, मदन राठौड़ और भजनलाल शर्मा का तो लिटमस टेस्ट है, क्योंकि ये 7 महत्वपूर्ण रहेगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा और आने वाले समय में प्रदेश की दिशा और दशा किस ओर बदलेगी। और गोविंद सिंह डोटासरा का भी टेस्ट तो उनका भी होना है। यादव साहब अब आप बताइए सर, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? पहला तो ये, और इतने आश्वस्त क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सरकार जिसकी होती है, हालांकि फिर राजनीतिक संसाधनों के दुरुपयोग की भी बात कही जाती है, ऐसा तो नहीं होगा मुझे उम्मीद है इस बार, लेकिन कहा जाता है कि प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, जयपुर में जो बैठा है वही और जगहों पर भी जाएगा। ये बात आप देखिए, ये जो वाली बात है, ये बात बिल्कुल आप काफी हद तक कहेंगे कि ये भ्रमित करने वाली बात है, लेकिन आज लोकतंत्र में जनता जवाब देना सीख गई है। ये जवाब करणपुर में दिया मैंने बताया, ये जवाब लोकसभा में दिया। मैं सुमित जी आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, आप कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनो, आप उनके फैक्ट को चेक करना, आप हमें भी बताया करो, हम तो सैर तरीके से प्योर और प्योर 100% झूठ। 2016 के बाद में केंद्र सरकार ने आत्महत्या के आंकड़े जारी करना बंद कर दिए। शर्म आती है 700 आंकड़े की बात करते, एक आंकड़ा सरकार जारी नहीं करती है। आप किसान को ना डीएपी मिल रहा है, किसान को ना बिजली मिल रही है, किसान त्राई कर रहा है। युवा जो है किसानों को बिजली मिलती है और किस टाइम मिलती थी? रात के वक्त में। सर्दियों में किसान रात को जाता था खेतों में, खेतों की सिंचाई करने के लिए। ये हम लोग सर देखिए, जहां हमारी कमी है ना, उस कमी को भी स्वीकार कर ले। आपकी कमियां थी तभी जनता ने नकार दिया, बाहर बैठा दिया आपको तुरंत प्रभाव से। नहीं सुमित जी एक बात को करेक्ट कीजिए, जनता गुमराह हुई। अच्छा गुमराह, अच्छा के पैसे से, और जनता ने, आपको लगता है जनता इतनी भोली है या जनता बेवकूफ है जो गुमराह हो गई? लोकसभा चुनाव में जनता गुमराह नहीं हुई, विधानसभा चुनाव में गुमराह हो गई जनता वही थी। हिंदू को 5 लाख दिया, मुसलमान को 50 लाख दिया, इतना बड़ा चलाया, हिंदू मुस्लिम किया, ये जो है ना, और इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से आप नहीं कर रहे क्या? आप नहीं कर रहे क्या? हिंदू मुस्लिम चुनाव आते हैं तो रुद्राक्ष जनेऊ पहन लिया जाता है,
आप नहीं करते हैं क्या? कहाँ की सभी बात कर रहे हैं ना? कहाँ जोड़ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। अरे सर, हम ये चुनावी बेला में हम सबके रंग देख रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए आप। पार्टी का चरित्र वो है जो इस देश को आजादी हाँ। दिलाई, लोगों की पार्टी है, हिंदू मुसलमान और लोगों के बीच में टुकड़े नहीं करवाती है, हाँ। नफरत नहीं फैलाती है। हम सब धर्मों की, सब जातियों की, सब 36 कौम की आप मुझे पार्टी बताइए, साथ लेके चलती है। सुमित जी, कितने आप देखिए, रोजगार दिए थे आपकी सरकार ने? तो किसानों युवाओं को लेके- कितने रोजगार दिए? शिक्षा विभाग पर सवाल उठा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। देखा था ना हाल क्या हुआ था जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे बिरला ऑडिटोरियम में? बिना पैसे लिए ट्रांसफर नहीं होते, कह दिया था उन्होंने खुलेआम। हमारी डिबेट के भीतर मैं ये देखता हूँ, एक ट्रेंड देखता हूँ। आप 2-3 सवाल को लेकर के आप 12 महीने केवल वो चीजें चलाते रहते हो। हम इस सच को स्वीकार करते हैं कि इस सिस्टम अभी ट्रेंड हो गया। किस मुख्यमंत्री के भीतर ये हिम्मत है? हमारे मुख्यमंत्री में ये हिम्मत है? मैं जब तक सुरेश गर्ग जी से सवाल पूछ रहा था तब तक ठीक था, आपसे सवाल पूछा तो ये ट्रेंड हो गया। आपने डिबेट का मंथन भी कर दिया। इतना मंथन अगर अपनी पार्टी के भीतर किया होता तो शायद सीटों में कुछ बढ़ोतरी हो जाती। सिस्टम के भीतर बुराई है, ये हाँ। हमारा सुरेश गर्ग जी, और उसको ठीक करने का काम हम लोगों ने किया। अरे विपक्ष की, मजबूत विपक्ष के तौर पर लाइए इस बार जनता आपको, कम से कम इसमें तो खुश होइए। डिबेट पर सवाल मत उठाया कीजिए आप, सवाल सबसे बराबर के पूछे जाते हैं। सुमित जी, राजेश कसेरा जी, विपक्ष की भूमिका निभाए ने, छक्के छुड़ा दिए इनके विधानसभा के भीतर। राजेश कसेरा जी, इन 4 सीटों पे कांग्रेस, जयपुर में बीजेपी, 4 सीटों में कांग्रेस, एक पर बीएपी, आरएलपी और बीजेपी, 7 सीटें। क्या इसका भी असर पड़ेगा क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने एक ट्रेंड बताया कि देश में अगर हम उपचुनाव का ट्रेंड देखें तो सत्ता के साथ ही आमतौर पर कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ज्यादा चुनौती और ज्यादा जो अगर हम देखें इज्जत के दाव पर है तो वो कांग्रेस की है कि आप ऑलरेडी सत्ता से बाहर हैं और फिर आपने रिस्क लेकर 4 उम्मीदवारों को आपने वापस से चुनाव मैदान में उतारा है, तो ज्यादा जो इसमें रिस्क फैक्टर है वो कांग्रेस के साथ बढ़ा है। फिर पत्रकारों पर भी सवाल उठा देते हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एक कमेंट सुरेश गर्ग जी से ले लूं। सुरेश गर्ग साहब, जल्दी से एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए सुमित भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि हम सातों की सातों सीटें जीत के आ रहे हैं। जिस तरीके से 10 महीने के अंदर भजन लाल जी ने राजस्थान के अंदर सुशासन दिया है, जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं को हमने जेल की सलाखों में बेचा है, जिस तरीके से 70 लाख युवाओं तो अशोक गहलोत सरकार ने भी किया था, विज्ञप्ति एक्शन तो उस वक्त भी लिया गया था, जारी कर दिया है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के भाव कम किए, जिस तरीके से यमुना जल समझौता किया है, जिस तरीके से ईआरसीपी समझौता किया है, हरियाणा के अंदर तो मैनिफेस्टो में इन्होंने यमुना जल समझौता को रद्द करने का प्रॉमिस किया था। डिबेट पर सवाल उठाने के अलावा कोई भी क्लोजिंग कमेंट दे दीजिएगा। सीबी यादव साहब, राजस्थान का विकास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हो गया सुरेश जी। सीबी यादव साहब, सुमित जी, मैंने डिबेट पे सवाल नहीं उठाया, मैं एक ही सवाल पे बार बार, क्योंकि इन सवालों का जवाब हम हर बार देते हैं, हर बार आ जाते हैं, ये बात मैंने कही है। मेरा जो कहना है सुमित जी, वो साफ साफ ये कहना है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, हर मोर्चे पर विफल हो गई है। युवा निराश है, किसान परेशान है, महिलाएं जो महंगाई से त्रस्त है, मनरेगा के रोजगार इन्होंने कटौती कर दी है, हर तरह से ये सरकार विफल हो चुकी है। और तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य पूरे किए 50%, आपने 5 साल के अंदर एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमने तो राजेश कसेरा जी, कांग्रेस के वादे 2018 के और बीजेपी के वादे, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस 2023 के, तो बता देना कि 10 महीने के अंदर कितने इन वादों को अपने राजनीतिक चश्मे से देखकर जरा बता दीजिए और निष्पक्षता पूर्वक फैसला दे दीजिए सर। बिल्कुल सुमित जी, देखिए अगर 2018 में किए गए वादे अगर पूरे करते और सरकार अगर वास्तव में जनता की कसौटी पे खरा उतरती तो वापस से कांग्रेस सरकार सत्ता में आती, क्योंकि जनता तो हर चीज का आकलन करती है, कोई उसे गुमराह भी नहीं कर सकता। और खुद अभी यादव जी ने दोनों ही बातें एक साथ कह दी, गुमराह भी कर दिया और कहते हैं जनता समझदार भी है। पहले वो भी तय करें कि जनता है क्या। वैसे की जनता तो अपने विवेक से फैसला करती है, और अगर उसको पता है कि भाई कौन सी सत्ताधारी लोग, कौन से पक्ष और विपक्ष के लोग उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, तो अभी भाजपा के पास टाइम है, 4 साल का अभी लगभग समय है, तो जनता इसको भी आकलन करेगी और देखेगी अगले 5 साल बाद फिर भाजपा और कांग्रेस को फिर से चुनाव मैदान में उतरना है
जो बेहतर होगा जनता उसको चुनेगी, हमेशा यही करती आई है और जनता को सब पता है, क्योंकि जनता सब जानती है और समझती है। ठीक है सर, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सीबी यादव साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया सर। सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया सुरेश गर्ग जी। और राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, राजेश सर आपका भी शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो परवान पर उपचुनाव है और बयान पर बयान है। 13 तारीख को पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद आएंगे नतीजे। 8 का टैग में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।